सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। उस रोज गुरजीत बड़ा मोहतात होकर अपने क्वार्टर से निकला। उसकी ख्वाहिश थी कि आज उसे घर से बाहर जाते हुए कोई न देखे। प्रमोद ने यही उसे समझाया था कि अब उसके भारत में 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए वो मोहतात रहा करे। कॉलोनी का मेन गेट उबूर करते हुए उसे पक्का यकीन था कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो नहीं जानता था कि गुज़श्ता 5 रोज से उसकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसने अपनी बीवी को एतमाद में ले लिया। गुरविंदर कौर ने उसी रोज शाम के बाद अपनी सहेली नीलमा को एतमाद में लेकर सारी बात बता दी। सीधी सादी सिंघनी को इस बात का इल्म नहीं था कि नीलिमा का खावंद रंजीत इंटेलिजेंस का मुखबर था। रॉ ने सफदरजंग के तमाम सरकारी दफातर में ऐसे मुखबरों का जाल बिछा रखा था, जिन्हें अपने किसी भी साथी से मुताल्लिक कोई भी काम की खबर पहुंचाने पर इनाम इकराम से नवाजा जाता। कॉलोनी वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि लखू राम की जड़ों में रंजीत ही बैठा हुआ था। उसने लखू राम को 2 मरतबा एक अजनबी से जो खासे खाते पीते घराने का फर्द दिखाई देता था मुलाकात करते देख लिया था, और उस मुलाकात की खबर उसने खासी बढ़ा चढ़ाकर इंस्पेक्टर छागला को दी थी। उसके बाद लखू राम की निगरानी होने लगी थी और एक दिन वो काबू आ गया। जिस रोज लखू राम पकड़ा गया उससे अगले रोज रंजीत को 2000 रुपए का इनाम मिला था, और एसपी साहब ने उसकी कमर ठोंकते हुए कहा था कि वो ऐसी मामूली से मामूली खबरें उन्हें जरूर पहुंचाया करे। नीलिमा उनके हमसाए में रहती थी। गुरजीत से अगला क्वार्टर उसका था और उसकी शादी को अभी 1.5-2 साल ही हुए थे। पंजाब की सीधी सादी जट्टी गुरविंदर कौर उसकी लच्छेदार बातों में आकर पहले ही रोज उसकी खासी अच्छी सहेली बन गई, क्योंकि दोनों की एक आदत बड़ी ही मुश्तरक थी कि दोनों अपने हमसायों की औरतों से मुताल्लिक हर वक्त कोई न कोई गलत खबर सुनने या फिर सुनाने के लिए बेचैन रहा करती। यूं तो नीलमा ने उससे कुरेद कर वो सारी तफसीलात उगलवा ली थी जिनके जरिए रंजीत को आगे नंबर बनाने का मौका मिल जाता, लेकिन वो भी गुरजीत की तरह ये कहना नहीं भूली थी कि वो अब ये बात आगे हरगिज न करे, क्योंकि कॉलोनी की तमाम औरतें उन दोनों के हुस्न जवानी से पहले ही हसद करती हैं, और अगर उन्हें गुरजीत और गुरविंदर कौर से मुताल्लिक ये खबर भी मिल गई कि वो दोनों अमेरिका जाने वाले हैं तो न जाने हसद में आकर कहीं कोई उल्टा अनाप शनाप न करवा दे। गुरविंदर कौर ने सियानी बनते हुए कहा, लो मैं कोई पागल हूँ, तुम्हें अपनी जान कर बात कर ली है। हालांकि उन्होंने सख्ती से किसी से भी बात करने से मना किया था। नीलिमा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, बोली ठीक है। रंजीत के लिए ये खबर क्या थी, गोया उसकी लॉटरी निकल आई। नीलिमा ने तो ये भी जान लिया था कि जो शख्स उन्हें अमेरिका लेकर जाएगा उसका नाम प्रमोद है, और वो गुरजीत सिंह से यहाँ आने वाले मेहमानों की लिस्टें लेता रहा है। रंजीत ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर ये खबर आगे पहुंचा दी। इंस्पेक्टर छागला ने उसे 500 रुपए इनाम दिया था और तंबीह की थी कि वो अब इस बात को भूल जाए कि उसने ऐसी कोई इत्तला दी है। उसके बाद दोनों अलग हो गए। रंजीत 500 रुपयों के साथ सीधा शराब खाने की तरफ गया था, जहां उसने आधे पैसे आधी रात तक लुटाकर अपने घर का रुख किया। गुरजीत सिंह को इल्म नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक कोने में मौजूद सर्वेंट कॉलोनी के सामने वाले मैदान के घने दरख्तों के पीछे से ताकतवर दूरबीन उसके घर के दरवाजे पर नस्ब थी। वहां से उसकी रवानगी और मेन गेट से बाहर आने तक कोई उसके नजदीक भी नहीं भटका था। जब करीबन 1 फरलांग पैदल चलने के बाद उसने एक टैक्सी के जरिए होटल ताजमहल की तरफ सफर शुरू किया तो उस टैक्सी के आगे पीछे 3 कारें और एक मोटरसाइकिल उसका पीछा कर रहे थे, और गुरजीत अकल का अंधा अपनी धुन में मस्त चलता जा रहा था। टैक्सी उसने होटल के बाहर मेन गेट के नजदीक रुकवाई थी, जबकि उसके आगे वाली कार आगे निकल गई। पिछली कार होटल की पार्किंग की तरफ चली गई और मोटरसाइकिल सवार तीसरी कार वालों के साथ बाहर मौजूद रहा। गुरजीत सिंह सीधा काउंटर की तरफ गया, जहां उसने मिस्टर प्रमोद मेहरा का कमरा नंबर बताकर उनसे बात करने के लिए कहा।
इस्तकबालिया क्लर्क लड़की ने अपने सामने मौजूद मॉनिटर की स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, लेकिन सर 205 नंबर में तो मिस्टर भाटिया नामी एक साहब ठहरे हुए हैं। गुरजीत ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? लड़की ने बड़े एतमाद से कहा, यस सर, वहाँ मिस्टर भाटिया ठहरे हुए हैं। गुरजीत ने कदरे बेयकीनी के लहजे में कहा, लेकिन 3 रोज पहले तो मिस्टर प्रमोद मेहरा, शायद मैं कमरे का नंबर भूल गया हूँ, प्लीज आप जरा नाम से चेक करें। उसे काउंटर पर खड़ी खातून की बात का यकीन नहीं आ रहा था। लड़की ने उससे ज्यादा खुद को मुतमईन करने के बाद दोबारा अपनी कीबोर्ड पर उंगलियां दबाते हुए स्क्रीन पर नजरें जमा दी। इस मर्तबा लड़की ने हतमी लहजे में बात की, बोली, सॉरी सर, इस नाम के कोई साहब गुज़श्ता 1 हफ्ते से हमारे होटल में नहीं है। गुरजीत ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा, ओके, और वापस मुड़ गया। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि प्रमोद यहाँ मौजूद नहीं। उसने तो 15-20 रोज मुसलसल प्रमोद से यहाँ मुलाकात की थी और उसके कमरे में भी जाता रहा था। अचानक ही एक ख्याल ने उसे बौखला कर रख दिया, कहीं ये भी वही लखू राम वाला चक्कर तो नहीं। और वो परेशानी ही की हालत में बाहर आ गया। गुरजीत सिंह को इस बात की कानो कान खबर ना हो सकी कि जैसे ही वो काउंटर से हटा, उसके साथ ही अंदर आने वाले एक नौजवान ने, जो उसका ताकुब करने वाली कार में बैठा हुआ था, अब अंदर आ गया था और काउंटर वाली लड़की से राब्ता कर रहा था। उसने अपना तारुफ करवाने के बाद लड़की से पूछा कि गुरजीत सिंह यहाँ किससे मिलने आया था, और उसकी तरफ से मिलने वाला जवाब अपने पास मौजूद छोटी सी डायरी में लिख कर तेजी से बाहर आ गया। गुरजीत बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था जब वो नौजवान सीधा उसकी तरफ गया। आपको मिस्टर प्रमोद से मिलना है? उसने बगैर किसी तारुफ और दुआ सलाम के गुरजीत से बराह रास्त ही अचानक सवाल कर दिया। बेसाख्ता गुरजीत के मुंह से निकला, हाँ। नौजवान ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, क्षमा कीजिए, आपको जहमत हुई। दरअसल वो आपका इंतजार करके अभी गए हैं। दरअसल कमरा मेरे नाम पर बुक था, उन्हें एक जरूरी काम से जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे आपके लिए यहाँ छोड़ा है। आइए मैं आपको उनसे मिलवा दूं। गुरजीत बिल्कुल बौखला गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और क्या न करे। वो बोला, आइए गुरजीत सिंह जी, मेरा नाम पुष्पाल सिंह है। उसने गुरजीत का नाम लेकर मुखातिब करते हुए अपना तारुफ भी करवाकर जैसे गुरजीत के डगमगाते एतमाद को सहारा देने की कोशिश की थी। गुरजीत ने अचानक ही उससे पूछा, कहाँ जाना है? नौजवान बोला, अरे महाराज, आइए आपको मिलाएं। ये कहकर उस नौजवान ने गुरजीत का हाथ पकड़ा और अपने नजदीक एक रुकने वाली कार की तरफ बढ़ा, जिससे 2 हट्टे कट्टे नौजवान बाहर आ रहे थे। इससे पहले कि गुरजीत को कुछ समझ आती, उन्होंने उसे धक्का देकर कार में फेंका और चीखते चिल्लाते गुरजीत सिंह को काबू करके चल दिए। गुरजीत सिंह को उन्होंने 2-4 हाथ लगाकर ही काबू कर लिया था और अगले 15 मिनट के बाद वो रॉ के एक खुफिया तफ्तीशी मरकज में पहुंचा दिया गया था। जनरल चिब्बर के लिए ये खबर बड़ी परेशान कुन थी कि सियाचिन पर हमले की खबर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पहले ही पहुंच गई थी। यही वजह थी कि उनका अचानक हमले की हैरान कुन कार्रवाई का ख्वाब मुंतशिर होकर रह गया था। जनरल ने अपने सामने धरी रिपोर्ट पर नजरें जमाते हुए कहा, नाकाबिले यकीन बात है ये। कर्नल खेर ने जो रिपोर्ट लेकर आया था उससे कहा, सर ये बड़े तेज लोग हैं, बहुत स्मार्ट। जनरल चिब्बर ने गुस्से से होंठ काटते हुए कहा, तो कर्नल मैं समझता हूँ तुम लोग बेवकूफ हो। उस डैम फूल सिक्योरिटी चीफ को अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो अभी शूट कर दूं, जिसके जिम्मे प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का बंदोबस्त लगाया गया है। उस गधे की बेवकूफी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जनरल चिब्बर ने गुस्से से करीबन चीखते हुए कहा, इससे सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये कहकर वो अपना सिगार सुलगाने लगा। फिर बोला, किस गधे ने उससे कहा था कि इस मसले पर प्रोटोकॉल को भी इन्वॉल्व कर ले? हम साले कोई गैर मुल्की मेहमान थे जिनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता। हम कोई वहाँ कॉकटेल पार्टी में शिरकत करने गए थे। आखिर उसे एक एक मेहमान का नाम लिखकर बावर्चियों को देने की जरूरत ही क्या थी? जनरल चिब्बर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कर्नल खेर जान सकता था कि उस वक्त जनरल चिब्बर के दिल पर क्या गुजर रही है। अपने डिवीजन का इंटेलिजेंस चीफ होने के नाते कर्नल खेरा के पास सबसे पहले ये इत्तलात पहुंच चुकी थी कि हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ पाकिस्तानियों ने उनकी पेशकदमी रोक दी है, बल्कि उन्होंने बिलाफोंडला, स्याला और ग्यांगला में बड़ी महफूज और मजबूत पोजीशन भी ले ली है। ये सब कैसे हुआ? इस बात की समझ जब उसके जर्नैलों को नहीं आ रही थी तो उसे किस तरह आती? जनरल चिब्बर ने कर्नल खेरा की तरफ देखकर मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुताल्लिक रिमार्क दिया, मुझे तो शक है कि उन लोगों ने हमें नामुकम्मल इत्तला दी थी। ये सुनकर कर्नल खेरा घबरा गया। बोला, नो सर, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानियों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि हम उन पर सियाचिन से हमला करेंगे। सर, उनके पास तो उस इलाके में जिंदा रखने वाले यूनिफॉर्म भी नहीं है। जहाँ उन्हें लड़ना पड़ रहा है वहाँ मुमकिना जंग का उन्होंने शायद माजी में तसव्वुर भी नहीं किया था। जनरल चिब्बर ने कदरे नॉर्मल होकर तंज किया, कर्नल वो गोश्त पोस्ट के इंसान हैं या कोई गैर मरी मखलूक?
कर्नल खेरा ने उसके तंज को लौटाते हुए कहा, सर बज़ाहिर तो आपका दूसरा ख्याल सही लगता है। उन्होंने पैदल दस्तों को 60-70 मील का नाकाबिले उबूर सफर तय करवाने के बाद मामूल के यूनिफॉर्म के साथ तमाम महाजों पर पहुंचाया है और अब वो उन्हें एलिवेट और लामा के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं। ये उनके लिए पहला तजुर्बा है। जनरल चिब्बर ने कदरे परेशानी से कहा, माय गॉड, बहुत चुपकी हुई। GHQ वाले तो पहले ही हमारी मुखालिफत कर रहे थे। उसे इस तल्ख हकीकत का इदराक हो गया था कि उसने नॉर्दर्न कमांड के अफसर आला की हैसियत से अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक और जाहिलाना फैसला करके अपनी सारी सर्विस दाव पर लगा दी थी। जब उसने अपना मंसूबा GHQ के सामने रखा था तो उसने उस पर नाकाबिले अमल, नाकाबिले यकीन के अल्फाज लिखकर माजरत के साथ वापस लौटा दिया था। लेकिन न जाने किस मनहूस घड़ी पर उसने डिफेंस सेक्रेटरी के सामने इस मंसूबे का जिक्र किया, जिससे बात RN काओ तक पहुंची, जिसने एक रोज उसे रॉ के हेडक्वार्टर में खुफिया मीटिंग करने के बाद उसके ख्यालात अपनी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिए। और एडवेंचर पसंद प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश की तरह अपने सर पर एक और कामयाबी का ताज सजाने के लिए फौरन उस पर साद कर दिया। जनरल चिब्बर जानता था कि चीफ ऑफ स्टाफ ने ये बात जरूर अपने दिल में रखी होगी कि उसने प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी हासिल करने के बाद ये मंसूबा GHQ तक पहुंचाया था और ये फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी। बहरहाल उससे ये सब कुछ लाशौरी तौर पर सरजद हो गया था। उसके स्टाफ ऑफिसर कर्नल कुमार ने उसे अंगेख्त किया था कि अपनी खुसूसी तरबियत याफ्ता माउंटेन डिवीजन के साथ वो ये नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम दे सकते हैं। जनरल चिब्बर को कुछ पछतावे का एहसास हो रहा था, लेकिन वो उसका इजहार करके अपनी जगहसाई का सामान नहीं चाहता था। माजी की तारीख उसके सामने थी और उसे अच्छी तरह याद था कि 1962 में जनरल BM कॉल ने जब चीन के साथ नेफा के महाज पर जंग हारी थी तो उसे कितना बेइज्जत करके आर्मी से रिटायर किया गया था। वो कम से कम जनरल कॉल की तरह अपना नाम फौज की तारीख में नहीं लिखवाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जिद पर अड़े रहने का फैसला कर लिया था। वो बोला, लुक कर्नल कुमार, अब जो भी हमने किया वो अपनी अच्छाई बुराई समेत हमें कबूल करना ही पड़ेगा। अपनी तमाम ताकत सियाचिन में झोंक दो, उनके पास जरूरियात जिंदगी ही मुकम्मल नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे खतरनाक और कातिल मौसम का मुकाबला दुश्मन सिर्फ अपने जज्बे से कब तक कर सकता है। कर्नल कुमार, एक आर्मी ऑफिसर की हैसियत से मुझे ही नहीं, हम सबको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम पहले मरहले पर ये जंग हार गए हैं। उन्होंने हमारा हमला रोक दिया है और वो भी इतने नामसाइदा हालात में, इतनी बेसरो सामानी के साथ। लेकिन तुम माउंटेनियर हो, तुम्हें अपना हौसला बरकरार रखना है। ताज़ादम यूनिट्स मैदान में लाओ, मैं देखूंगा वो कब तक हमें रोक पाएंगे। उसने कदरे तल्ख लहजे में ये बातें की थी। कर्नल कुमार ने कहा, सर आप मुतमईन रहें, हम देखते हैं उनमें कितनी सकत है। इस वक्त तो जोशो जज्बे से उन्होंने काम कर लिया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द ही उनका दमखम टूट जाएगा। बहुत जल्दी वो पसपाई इख्तियार कर लेंगे और सर अगर उन्होंने भागना शुरू किया तो फिर गिलगित तक हम उन्हें सांस लेने के लिए भी रुकने का मौका नहीं देंगे। कर्नल कुमार ने बज़ाहिर तो ये बातें करके जनरल चिब्बर को मुतमईन करना चाहा था, लेकिन एक खलिश सी उसके ज़मीर में फांस की तरह अटक चुकी थी। वो सोच रहा था कि जो कुछ उसने कहा है ऐसा कभी हो भी सकेगा या नहीं। RN काओ के सामने तमाम रिपोर्ट्स धरी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वाक़ई तौर पर इस हमले को अपनी शिकस्त मान लिया था, क्योंकि फौजी जबान में हर वो हमला जो मतलूबा नताइज हासिल न कर सके उसे नाकाम ही तसव्वुर किया जाता है। इस दलील को बुनियाद बनाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार की थी। लेकिन ये अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार होने वाली हर इंटेलिजेंस समरी पहले रॉ के डायरेक्टर जनरल RN काओ की मेज पर ही पहुंचती थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर भी था। दूसरी रिपोर्ट नॉर्दर्न कमांड की तरफ से भेजी गई थी, जिसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी इलाके के अंदर अपनी मजबूत पोजीशनें कायम कर ली थी और अपने हमले के मकासद भी काफी हद तक हासिल कर लिए थे। RN काओ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की समरी अलग से उसके तमाम मनफी पॉइंट्स निकाल कर तैयार करवाई और नॉर्दर्न कमांड की रिपोर्ट को उसके साथ मरबूत करके एक नई फाइल के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया। प्राइम मिनिस्टर से उसके ताल्लुकात सरकारी से ज्यादा जाती नौयत के थे। 1971 में पाकिस्तान को दोलख्त करने का जो ताज भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अपने सर पर सजा रखा था, उस ताज को उनके सर पर रखने वाले हाथ उसी RN काओ के थे। काओ ने रॉ को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर की जाती इंटेलिजेंस कंपनी बनाकर रख दिया था।
उसने प्राइम मिनिस्टर की हर जायज नाजायज ख्वाहिश को हुक्म का दर्जा देकर उसकी इताअत की थी और उनकी इताअत में भारत की करीबन हर सियासी जमात को अपना दुश्मन बना लिया था। उसने बतौर खास कांग्रेस को बरसरे इक़्तिदार रखने के लिए रॉ में सियासी सेल कायम किया था, जिसका मकसद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के मुखालिफ सियासतदानों की कमजोरियां पकड़कर उन्हें डराना धमकाना और ब्लैकमेल करना था। अपने इन्हीं करतूतों की बिना पर उसने एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी को राजपाट से छुटकारा भी दिला दिया था और अपनी भी छुट्टी करवा ली थी। लेकिन जैसे ही दोबारा मिसेज इंदिरा गांधी बरसरे इक़्तिदार आईं, उन्होंने सबसे पहले अपने उस पुराने जानिसार को बुलाकर दोबारा रॉ की सरबराही और अपने सिक्योरिटी एडवाइजर की गद्दी भी सौंप दी। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के तमाम सुतून आर.एन. काओ की पसंद नापसंद पर कायम रहते और मुनहदिम होते थे। कोई भी अहम रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर की मेज तक काओ की नजरों से बचकर नहीं पहुंच सकती थी। वो न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर था बल्कि उनका बिजनेस पार्टनर भी रह चुका था। मिसेज इंदिरा गांधी ने अपने सामने धरी फाइल की मोटाई पर एक नजर डाली और उससे मुखातिब हुई, मिस्टर काओ, आप मोटे मोटे पॉइंट्स मुझे तैयार कर दें, मैं कहाँ इस पलंदे को पढ़ती फिरूंगी। वो बोला, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपकी गूनागू मसरूफियात का अंदाजा करते हुए ये काम पहले से कर रखा है। ये कहते हुए उसने दूसरी मुख्तसर सी फाइल जो अभी उसकी बगल में दबी हुई थी प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने उसे तहसीन आमेज नजरों से देखते हुए इस बात में गर्दन हिलाई, कहा, वेल डन मिस्टर काओ। काओ ने मुस्कुराहट होंठों पर जमाते हुए कहा, थैंक यू मैडम। उसकी मौजूदगी ही में मिसेज इंदिरा गांधी ने तमाम पॉइंट्स न सिर्फ पढ़ लिए बल्कि एक पॉइंट पर उसकी राय भी ले ली और करीबन 2 घंटे की इस तवील मीटिंग के बाद उसने भारतीय फौज के उस ऑपरेशन को कामयाब करार देकर जनरल चिब्बर को मुबारकबाद का पैगाम भी रवाना कर दिया था। पाकिस्तानी फौज के शेरदिल जवानों ने दुश्मन का इब्तिदाई हमला पसपा करके एक मर्तबा तो उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन ये बात हर सीनियर ऑफिसर के इल्म में थी कि दुश्मन अपनी हजीमत पर चुप नहीं बैठेगा और अपनी रुसवाई का दाग धोने के लिए अपना सब कुछ मैदान जंग में झोंकने से गुरेज नहीं करेगा। भारतीय मुदाखलत के बाद गो के सियाचिन के हर काबिल जिक्र महाज पर जवानों ने दुश्मन के सामने मोर्चे कायम कर लिए थे, लेकिन अप्रैल 1984 से नवंबर तक के 7 गर्म महीनों के लिए जवानों को हंगामी बुनियादों पर रिहाइश, असलहा, लिबास, राशन, केरोसिन ऑयल, तेल के चूल्हे और फाइबर ग्लास के इग्लूज पहुंचाना नागुजीर था, क्योंकि उसके बाद के 5 महीनों में तो इस इलाके में इंसानी नकलो हरकत ही करीबन नामुमकिन हो जाती। हालत ये थी कि यहाँ गर्मियों के मौसम में भी अगली पोस्टों पर हफ्ते में 3 रोज मुसलसल बर्फबारी होती रहती। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के लिए कम से कम सामने का मंजर साफ होने की हुज्जत जरूर पूरी करनी पड़ती है और यहाँ मुसलसल बर्फबारी की वजह से उमूमन मौसम हेलीकॉप्टर की परवास के लिए मौजू नहीं रहता, इसलिए उन पर ही इन्हिसार मुमकिन नहीं था। खासतौर पर मौसम सरमा में जबकि अगली पोस्टों पर मुसलसल बर्फबारी होती रहती थी, हेलीकॉप्टरों का परवाज करना भी नामुमकिन हो जाता था। पाक आर्मी के पास प्यूमा और एलुएट 3 हेलीकॉप्टर इतने बड़े लॉजिस्टिक मसले का हल भी नहीं थे। एलुएट 3 तो 16,000 फुट की बुलंदी तक ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम वजन पहुंचा सकते थे, जबकि एक पोस्ट पर जलने वाले तेल के चूल्हों के लिए जिन पर उस पोस्ट पर मुतय्यन जवानों की जिंदगी का इन्हिसार था, हर दूसरे दिन 15 किलो वजनी एक जेरी कैन मिट्टी के तेल की जरूरत थी और हेलीकॉप्टर बमुश्किल ऐसे 6 जेरी कैन उठा सकता था। आसमान की बुलंदियों को छूती उन बर्फीली और नोकदार पहाड़ी चोटियों तक पहुंचना, वहां अपनी पोस्टें कायम करना, अपनी पोजीशनें मजबूत करना और फिर जिंदा रहने के लिए दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने के लिए जो सामान्य हरबो ज़र्ब दरकार था, उसकी रसाई मुमकिन बनाना कारेदार था। एक बड़ा और मुश्किल चैलेंज जवानों के सामने आन खड़ा हुआ। जराए आमदरफ्त मसदूद होने से तो रही सही कसर भी पूरी हो जाती थी। पोस्टों के नजदीक तरीन भी जो इंतजामी हेडक्वार्टर तामीर किए गए थे, वहां से पोस्ट तक एक जवान या पोर्टर अपनी खुराक के अलावा ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 किलो वजन उठाकर मुसलसल 5 दिन बर्फ के उस जहन्नमज़ार पर सफर करने के बाद पोस्ट तक पहुंचता था। वहां से वापसी का सफर फिर 5 दिनों पर मुश्तमिल था। 10 रोज में एक जवान बमुश्किल 10 किलोग्राम वजन पोस्ट तक पहुंचा सकता था। 10 दिन की जानलेवा मुसाफा तय करने के बाद एक तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार पोर्टर कम से कम 5 दिन आराम करने के बाद ही अगली मंजिल पर रवाना हो सकता था। रगों में खून मुंजमद करने वाली सर्दी और ऑक्सीजन की कमी के साथ 16,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर सफर करने से कई पोर्टर इब्तिदाई में पेचीदा बीमारियों का शिकार होने लगे। आला कमान के अंदाजों के मुताबिक एक पोस्ट पर साल भर के लिए तकरीबन 3,000 किलोग्राम वजनी राशन, एमुनिशन, मिट्टी का तेल और दूसरी जरूरियात जिंदगी दरकार थी। दुश्मन ने पाक फौज को जंग से ज्यादा इंतजामी तौर पर खतरनाक चैलेंज दिया था,
जिससे ओहदा बरा होने के लिए जवानों ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी। आर्मी की तरबियत के सारे उसूल एक तरफ रखकर रेगुलर फौज के जवानों ने महज अपनी कुव्वत ईमानी के बल पर मुहय्यरुल उकूल कारनामे अंजाम दिए। शायद कुदरत उनकी जवां हिम्मती पर मेहरबान थी कि मुल्क ही में उनके लिए फाइबर ग्लास के इग्लूज तैयार होने लगे, क्योंकि उन इलाकों में जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए इग्लूज नागुजीर थे। लाहौर की एक फर्म ने 6 माह में 100 से जायद मुख्तलिफ साइज के ग्लेशियाई खैमे तैयार करके फौज के हवाले कर दिए और शेरदिल जवानों ने उन इग्लूज को तवील बर्फीले जहन्नम पर अपने कांधों पर उठाकर पोस्टों तक पहुंचा दिया।